हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर्स डिजिटल क्लासरूम। मैं सीमा मालव, आपकी मेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये बुक यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के एमएससी सेमेस्टर 1 का जो पेपर 4 है उसकी यूनिट नंबर 4th और 5th को कवर करती है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के एनुअल स्कीम में इनरोल्ड हैं तो ये पेपर 4th की यूनिट नंबर 5 को कवर करती है। ओके, तो देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को अच्छे से समझें। हम आज हमारे पहले लेक्चर में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बेसिक फैक्ट्स को देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। जैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, या कहें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हायर मैथमेटिक्स में ऑपरेशनल कैलकुलस का एक पार्ट है, या कहें कि ये एक पावरफुल टूल है या स्ट्रॉन्ग मेथड है जो मैथमेटिक्स की या कहें हायर मैथमेटिक्स की जो हैवी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, उन्हें इजीली सॉल्व कर देता है। क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। और इसका यूज़ हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस और भी बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की जो कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन होता है। इसे डिफाइन करने के लिए इंटरवल ए बी पर रियल वेरिएबल x का एक फंक्शन f(x) कंसीडर करते हैं, जिसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f(x) dx विद एन अनदर नॉन फंक्शन kxp। ओके, जहां ये kxp कर्नल कहलाता है, ये नॉन फंक्शन होता है और इस कर्नल की पर्टिकुलर फॉर्म पर हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को अलग अलग नाम देते हैं या अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, इस कर्नल के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें कि जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया है उसे किस सिंबल से हम डिनोट करें। तो यहाँ जो हम सिंबल यूज़ करेंगे, वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज़ किया जाता है, तो हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो TFX और P। ये P जो है इसे पैरामीटर कहा जाता है और ये पैरामीटर रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बात करें इस इंटीग्रेशन की, तो जैसे ही इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास सिंपल पैरामीटर P का फंक्शन रह जाता है। इसलिए कुछ बुक्स में इसे फंक्शन ऑफ FP या F बार P से भी डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया था कि कर्नल के अलग अलग फॉर्मेट पे जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म या मेलन ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा। हमारे MSc प्रीवियस के सिलेबस में जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पर्टिकुलर फॉर्म डिस्क्राइब है वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि कर्नल की किस पर्टिकुलर फॉर्म पर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लैपलास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ओके, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में, या ये कहें कि कर्नल की जो फिक्स फॉर्मेट है वो है x लेस देन 0 के लिए ये 0 वैल्यू देता है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e⁻⁻px एक्सपोनेंशियल फंक्शन देता है। ओके, तो इस फॉर्मेट पे अगर हम इस फॉर्मेट को इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें, कर्नल के इस फॉर्मेट को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px f(x) dx। ओके, और चूंकि हम पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो अब इसका जो सिंबल होगा हम
इसके नाम के बेस पर यूज करते हैं कैपिटल L fx पैरामीटर p। ओके, या इसे इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं L fx। लैपलास ट्रांसफॉर्म को आगे स्टडी करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन की एक लिमिट इन्फिनिटी है, मींस ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, और जैसे ही ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है तो इसके रिजल्ट से हमारे पास दो केसेस बनते हैं कि या तो ये हमें कोई फाइनाइट वैल्यू देगा या फिर कोई इनफाइनाइट वैल्यू देगा। अगर ये हमें फाइनाइट वैल्यू देता है तो हम कहते हैं ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है, और अगर ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रल है, ये डाइवर्जेंट है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्ट निकल कर आता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म तब एग्जिस्ट करेगा जब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो। ओके, अब बात इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स और रिकॉल कर लेते हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। तो जहां हमने सबसे पहले बात की थी गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन आप सब पढ़ चुके हैं कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है जिसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर -x एंड x रेज टू पावर n-1 dx। ओके, इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो x की जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा का गामा डिफाइन होता है। ओके, और इसी रिजल्ट से रिलेटेड हम एक और रिजल्ट हमने स्टडी किया था कि अगर इस इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का अगर कोफिशिएंट a कर दिया जाए तो इस गामा फंक्शन की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है गामा n अपॉन a रेज टू पावर n के। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल हो रही होगी। इसी के साथ हम गामा फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे गामा n+1 की वैल्यू इक्वल होती है फैक्टोरियल n के। मीन्स जितनी वैल्यू का हमें गामा फाइंड करना होता है वो उससे एक कम वैल्यू की फैक्टोरियल के इक्वल होता है। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी की थी कि नेगेटिव इंटीजर का गामा ऑलवेज इन्फिनिटी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो गामा 0 की वैल्यू हमारे पास अगेन इन्फिनिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और हमने यहाँ पर रिकॉल किए क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इस तरह की वैल्यूज़ या ये कहें कि गामा फंक्शन इसमें फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। ओके, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। इसे डेफिनेशन में पुट करें, मीन्स कैपिटल L x रेज टू पावर n लिमिट 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर -px x रेज टू पावर n dx। तो स्टूडेंट आप इस इंटीग्रेशन को ज़रा ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन आपका नॉन है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, या कहें कि गामा फंक्शन है। रिकॉल करवाने के लिए मैं एक बार आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ कि फैक्टोरियल n अपॉन a रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर -ax x रेज टू पावर n-1 dx। ओके, तो इस डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पे काम में लें तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी गामा n+1 अपॉन p रेज टू पावर n+1। ओके, और इसी एलिमेंट्री फंक्शन पर हम कुछ केस डिस्कस करें जिसमें हम n की डिफरेंट वैल्यू के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। जैसे कि अगर हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 0 तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे 1 का, क्योंकि x रेज टू पावर 0 पुट करने पर
किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि गामा 1 अपॉन पी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। अगेन नेक्स्ट केस अगर हम लें, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे x रेज टू पावर 1 का, या कहें x का, जो हमारे पास जनरेट होगा गामा 2 अपॉन पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू गामा 2 मीन्स एक कम फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 1 जिसकी वैल्यू 1 आती है, एंड ये वैल्यू आएगी अपॉन पी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम n की डिफरेंट वैल्यू के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो समझ में आया होगा। चलिए हम एक नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, वो है एफ एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स। यहां डेफिनेशन अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कैपिटल L ई रेज टू पावर ए एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। ओके, यहां से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस पी माइनस ए एक्स डी एक्स। ओके, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम इजीली लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस पी माइनस ए एक्स अपॉन माइनस पी माइनस ए। लिमिट अप्लाई करें 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से हमारे पास दो केस निकल कर आते हैं कि अगर p माइनस ए की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो, तो लिमिट अप्लाई करने पर जो वैल्यू जनरेट होगी वो होगी ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और अगर p माइनस ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो तो जो वैल्यू हमारे पास लिमिट अप्लाई करने पर जनरेट होगी वो होगी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। हम जानते हैं ई रेज टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो जैसा कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में देखा था कि जो ये इंटीग्रेशन है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, ये तभी डिफाइन होता है जब वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है, या कहें कि इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट नंबर आती है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि ये वैल्यू फाइनाइट नंबर तभी आएगी जब p माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम सबसे पहले तो बाहर ले लें एंड देन अब लिमिट अप्लाई करें। यहाँ से हम कंडीशन अप्लाई कर दें p माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये जनरेट होगा ई रेज टू पावर अपर लिमिट पर ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0 माइनस ई रेज टू पावर 0 मीन्स 1। ओके, और फाइनली सॉल्व होके ये रिजल्ट हमें मिलेगा 1 अपॉन p माइनस n। ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे ई रेज टू पावर ए एक्स का। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वर्क कैसे करता है ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे और कुछ और एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। थैंक यू।